जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी के लेक्चर नंबर 3 में। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने शुरुआत यहाँ पे संविधान से कर ली है और संविधान का जो आज तीसरा महत्वपूर्ण लेक्चर है वो हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के स्रोत, यानी संविधान जो हमारा बना है तो किस देश से कहां से क्या बारो किया गया है, उन सभी को यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, जो संविधान का स्रोत है ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, सबसे ज्यादा 80% हिस्सा वहीं से लिया गया है। और हम बात करें तो अभी जो हमारा संविधान है लगभग उसमें 450 आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पे जो भागों की संख्या हो गई 25 भाग हो गए हैं और यहाँ पर 22 भाषाएं हैं, 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तब यहाँ पे 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे और 14 भाषाएं थी। तो हमारे संविधान में बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो हमारा संविधान बना कैसे, दुनिया का इतना बड़ा लिखित संविधान जो बना है, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा भी था। तो यहाँ पे स्रोतों की हम बात करने जा रहे हैं, कहां से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता। तो इंग्लैंड ने दोस्तों एकल नागरिकता जो इंग्लैंड में है, आप इंग्लैंड में किसी भी कोने में आप चले जाइए तो वहां के जो सिटीजन आप कहलाएंगे। जैसे भारत में भी सिंगल सिटीजनशिप है, तो आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, पहले जम्मू कश्मीर में तो ऐसा नहीं था, लेकिन अगर आप मणिपुर चले जाइए, मिजोरम चले जाइए, एमपी चले जाइए, भारत के किसी भी स्टेट यूटी में चले जाइए, आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। आप यूपी में जाएंगे तो यूपी के निवासी होंगे, लेकिन नागरिक आप भारत के होंगे। अगला है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब होता है विधि का शासन। जो भी नियम बनाएगा, जो भी हमारी पार्लियामेंट, जो भी हमारी संसद नियम बनाएगी, तय करेगी, वो नियम सर्वोच्च होगा। वैसे सबसे बड़ा सर्वोच्च तो संविधान है, लेकिन संसद के द्वारा बनाया गया जो नियम है, जो लॉ है, जो रूल है, उसको हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा और उसी रूल के हिसाब से चलना भी पड़ेगा। तो यहां पे विधि का शासन है, ठीक है। तीसरा है कानून निर्माण की प्रक्रिया। आखिर रूल ऑफ लॉ तो है, लेकिन मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं कि जो प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग है, किस प्रकार से कानून निर्माण की प्रक्रिया हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी किस प्रकार से आप लॉ बनाओगे, है ना। तो लॉ कैसे बनता है आपको पता है ना। आपको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट की यहाँ पर अप्रूवल लगती है, उसके बाद जाकर के कोई नियम बनता है। तो कानून निर्माण की प्रोसेस क्या होगी वो भी हमने इंग्लैंड से ली है। चौथा है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, हमारे भारत में पार्लियामेंट के 3 इंपॉर्टेंट अंग है। पहला लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है और तीसरा यहाँ पे राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। संसद में जो भी नियम चलेंगे, संसद में जो नियम बनाए जाएंगे तो संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। जबकि वहां पे हम बात करें अमेरिका में राष्ट्रपति का शासन होता है। तो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और जबकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। फिर है राष्ट्रपति पद का औपचारिक स्थिति। देखो, जिस प्रकार से अगर आप इंग्लैंड जाओगे तो इंग्लैंड में यहाँ पे मोनार्कियल रूल भी है और वहां पे मोनार्कियल रूल होता है, वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी राजा जो होता है वंशानुगत होता है, हेरिडिटरी होता है। हमारे भारत में ऐसा नहीं है और हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है नॉमिनल हेड कहलाता है, नाम मात्र का हेड कहलाता है। रियल पावर देश के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। तो राष्ट्रपति का पद तो है लेकिन वो फॉर्मल है, ठीक है। जो भी वो उसको नियम बनाने होते हैं तो वो अपनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से बनाएगा। हाँ, ये जिम्मेदारी है कैबिनेट और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की, वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति को दे कि वो क्या कर रहे हैं। फिर है दोस्तों मंत्री मंडली शासन, यानी कैबिनेट गवर्नेंस। देखिए, हमारे यहाँ 15 से 20 जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो कैबिनेट मेंबर कहलाते हैं, बाकी 75 नंबर तक मंत्री परिषद जाती है। तो हमारे यहाँ जो कैबिनेट गवर्नेंस होती है वो मिलकर के डिसीजन तय करते हैं, जिसका जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, भारत में जो भी नियम बनाए जाते हैं उसको फॉलो कराना पड़ता है। तो यहां पर कोई भी काम होगा मिनिस्टर के द्वारा, अच्छा बुरा, तो यहां पर सामूहिक रूप से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे सारे मंत्री मिनिस्टर।
फिर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान। आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151 में सीएजी के बारे में बताया गया है, जिसे हम कहते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अभी प्रेजेंट में कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स पे आप बताइएगा, और आपके लिए प्रश्न ऑफ द डे में भी है। तो सीएजी का जो पद होता है ये आर्टिकल 148 से 151 में मेंशन किया गया है, और इसका मेन काम होता है भारत में जो भी खर्च हो रहा है, जो भी यहाँ पे बजट बनाएगा उसमें जो भी खर्च होगा उसकी एक एक पाई पाई का हिसाब सीएजी के पास होता है। फिर है सांसदों एवं विधेयकों का विशेषाधिकार। आर्टिकल नंबर 105 कहता है कि जब तक यहाँ पे एमपी है, एमएलए है, उनको एक विशेष अधिकार दिया गया है और उनके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता जब तक वो रिजाइन नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पे विशेष पावर दिया गया है, विशेष अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं। अगला है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। देखो, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो आर्टिकल नंबर 72 में दी गई है। राष्ट्रपति किसी की भी सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है या बदल सकता है, और ये राष्ट्रपति की पार्डोनिंग पावर कहलाती है। अगला हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका की। तो अमेरिका जो देश है, दूसरा देश है जहां से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। आपने ब्रिटेन तो समझ लिया है, तो अमेरिका से हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में 12 से लेकर 35 तक है। कुछ ऐसे अधिकार हैं जैसे पढ़ने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपने व्यापार करने का अधिकार है, आप जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और रिमूवलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और यहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी उनको भी फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल वो राइट होते हैं जो किसी भी व्यक्ति से छीने नहीं जा सकते, ये ऑटोनोमिकली नेचुरली आपको मिलते हैं, उसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो बेसिक राइट है जिसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, ये तो आपके मौलिक अधिकार हैं ही। फिर है न्यायिक सर्वोच्चता। मतलब देखिए, हमारे भारत में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सबसे बेस्ट, सबसे बड़ा पद होता है। तो हमारे यहाँ पे सुप्रीम जो है वो जो कि इंटरप्रिटेशन करेगा संविधान का, वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट होता है। फिर है न्यायिक पुनर्वलोकन। मान लीजिए कोई नियम ऐसा बनाया संविधान, मतलब हमारे संविधान के हिसाब से पार्लियामेंट ने बना दिया, लेकिन उस नियम को ऐसा लग रहा है वो फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो आर्टिकल नंबर 13 कहता है उसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है, उसको जीरो किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का पद, तो जो देश का उपराष्ट्रपति है उसका पद भी अमेरिका से लिया गया है। अब बात करते हैं महाभियोग प्रक्रिया, जिसे कहते हैं इंपीचमेंट ऑफ प्रोसीजर। आर्टिकल नंबर 61 में इंपीचमेंट ऑफ प्रोसीजर दिया गया है, यानी राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग कहते हैं। आज तक किसी व्यक्ति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम बात करते हैं अमेरिका के एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, जो लोकतंत्र की व्यवस्था है कि हमारे भारत में जो लोकतंत्र है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार ही यहां पे चलती है। तो ये बात, ये जो कंसेप्ट है हमने अमेरिका से कॉपी किया है, और अमेरिका का जो संविधान है ध्यान में रखिएगा, एक ऐसा संविधान है अमेरिका का जो कि यहां पर सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा लिखित संविधान है, और दुनिया का सबसे पहला संविधान लिखित अमेरिका का है। इसके अलावा हम बात करें तो न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रोसेस है, यानी किस प्रकार से हम जजेस को रिमूव करते हैं, ये बात भी अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। और वैसे आज तक हम बात करें तो जो अमेरिका के जज को हटाने की प्रोसेस है बहुत ही कठिन है, बहुत ही जटिल है। जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है वही प्रोसेस है, बट यहां पे इंपीचमेंट वर्ड यूज नहीं किया जाता। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वित्तीय आपातकाल, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है, इसके अलावा संविधान की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर ये कौन होगा, देश का राष्ट्रपति होगा। और संघात्मक शासन का प्रावधान, यानी डिवीजन ऑफ पावर। आप भारत देश को देखो तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो जिस प्रकार से केंद्र में प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी प्रकार से राज्यों में चीफ मिनिस्टर भी होता है। तो हमारे भारत में पावर का डिवीजन किया गया है, ठीक है, ताकि देश बहुत अच्छे तरीके से चल सके। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स फ्रांस की। तो फ्रांस जो है, यहां से हमने रिपब्लिक वर्ड लिया है। गणतंत्र का क्या मतलब होता है? भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष है, जो कि जनता के द्वारा यहां पे निश्चित समय के लिए इनडायरेक्टली चुना जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि
हम यहाँ पर अपने एमपीज चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, और जो कि लोकसभा राज्यसभा के होते हैं, और सभी राज्यों में आप देखिए विधानसभा है। तो उन सभी में जो यहाँ पे विधायक होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे एमएलए कहलाते हैं। वो सब मिलकर के देश के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो देश का राष्ट्रपति यहां पर जनता के द्वारा चुने गए एमपी और एमएलए, उसके बाद एमपी एमएलए जो है वो यहां पे वोट कास्ट करते हैं, तो देश का राष्ट्रपति चुना जाता है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पद है ये हेरिडिटरी नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है। हमारे भारत में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। जबकि आप यूके के आप यहां पर देखेंगे तो वहां पे मोनार्कियल रूल चलता आ रहा है, और वहां पे एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पे वंशानुगत होता है, ठीक है। वहां पर एक पीढ़ी के बाद जो उसके बाद दूसरी पीढ़ी आएगी वो वहां का राष्ट्रपति होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कनाडा के संविधान की। कनाडा से जो हमने लिया है और वहां से उन चीजों को डिस्कस करते हैं। देखिए, कनाडा से हमने लिया संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान, यानी फेडरल सिस्टम। अगर आप गौर से देखें तो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कनाडा से बहुत मिलता जुलता है। यानी फेडरल सिस्टम में मैंने आपको बताया कि डिवीजन ऑफ पावर होती है, शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्य के बीच में। तो कनाडा में भी अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पे संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है। फिर है अति विशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधीन रहेंगी। देखिए, हमारी जो 7वीं सूची है वहां पे कई प्रकार की लिस्ट है। वहां पे स्टेट लिस्ट है, वहां पे स्टेट लिस्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा वहां पर यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, और लास्ट में है रेसिडुअरी लिस्ट। तो जो राज्य के पास यहां पर शक्तियां दी गई कि उन बहुत सारे मैटर जिसमें राज्य यहां पर क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। और इसी प्रकार से केंद्र, कुछ ऐसे यहां पर प्रोविजन है जिसमें दोनों मिलकर के बनाते हैं। बट अगर इन तीनों में से कोई चीज रह जाती है उसे बोलते हैं रेसिडुअरी, तो सेंटर उस पर बनाएगी, ठीक है। फिर है यूनियन ऑफ स्टेट्स की अवधारणा। देखिए, अगर आप अमेरिका की जो संविधान को देखेंगे, अमेरिका का जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वहां पे राज्य जो है 50 राज्य है वहां पे, तो 50 राज्यों ने मिलकर के एग्रीमेंट किया और अमेरिका बनाया है। और वहां से अगर कोई राज्य चाहता है अलग होना तो हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन भारत में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। भारत में सारे जो राज्य हैं वो भारत के अभिन्न अंग है, मतलब वो अलग नहीं हो सकते इतनी आसानी से, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। फिर है देखिए राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना। देखिए, आर्टिकल नंबर 143 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको आने वाले समय में पढ़ाऊंगा कि देश का जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है, परामर्श ले सकता है। इसे कहते हैं एडवाइजरी पावर। किसी भी लीगल मैटर में अगर वो फंसता है तो सुप्रीम कोर्ट पर वो यहां पर एडवाइस ले सकता है। अब हम बात करेंगे रशिया के संविधान की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, रशिया के संविधान से हमने फंडामेंटल ड्यूटी ली है। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमारे अभी प्रेजेंट में 11 है, और फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य। हमारे बहुत सारे मौलिक कर्तव्य हैं कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, जो हमारे हेरिटेज साइट हैं, और आपस में भाईचारा, सभी बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए जो 14 साल से कम है। तो ये हमारी कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, और ये आपको मिलेगा 51A आर्टिकल में मिलेगा, भाग 4 का में मिलेगा। तो हमारे बहुत सारे कर्तव्य, जिस प्रकार से आप ऐसा समझ लो, जिस प्रकार से हम अपने मम्मी पापा से पैसा मांगते हैं, हम उनसे बहुत सारे जो खाने के लिए, रहने के लिए, सब कुछ हमारे माँ बाप हमें प्रोवाइड करते हैं, उसी प्रकार से हमारा नैतिक कर्तव्य है कि मैं अपने माँ बाप का, हम सब अपने माँ बाप की इज्जत करें, उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया। उसी प्रकार से हमारे देश ने हमें फंडामेंटल राइट दिए हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के स्वाभिमान, देश के आत्मसम्मान की रक्षा करें, और हम अपने देश में ऐसा बनाए कि हमारा देश आगे तरक्की करे। ये हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। फिर है पंचवर्षीय योजना, अभी बंद कर दी गई है। पंचवर्षीय योजना 2015 में नीति आयोग आया, उसके बाद से बंद हो गई है। 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान लाया जाता था जिसमें 5 साल का टारगेट होता था कि हमें इस टारगेट को अचीव करना है। अभी मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि भाई हम अपने टारगेट तुरंत बनाएंगे, तुरंत पूरा करेंगे, 5 साल का वेट क्यों करें। फिर है समाजवाद।
समाजवाद मतलब होता है सोशलिज्म। हम जो भी काम करेंगे वो यहाँ पे समाज के लिए करेंगे, जो भी पॉलिसी बनाएंगे देश के हित के लिए बनाएंगे, लोगों के हित के लिए बनाएंगे। कोई भी ऐसा हम काम नहीं करेंगे जो हमारे समाज से अलग हो। हम यहाँ पर जो भी पॉलिसी लाएंगे, जो नीतियां बनाएंगे, जो लॉ बनाएंगे, वो सब लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए। अब देखिए, राष्ट्रपति के जो आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है वो जर्मनी से हमने लिया है। तो हमारे भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। पहला है नेशनल इमरजेंसी 352। अगर कोई देश हम पर आक्रमण करता है, या हमारे भारत में सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, या फिर किसी भी राज्य की किसी भी जगह पर कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ, जैसे मणिपुर में आपने हिंसा देखी थी, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। फिर एक होता 356, जिसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल। तो राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब राज्य की जो शासन प्रणाली, गवर्नेंस है, बिगड़ जाए। वहां के सीएम ने इस्तीफा दे दिया, वहां पे लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है, या वहां की जो बहुमत की सरकार नहीं बन पा रही है, चुनाव कराना, तब तक यहां पर केंद्र पूरा अपने अधीन रह करके उसे पूरा कंट्रोल करती है। फिर है 360। तो 360 को कहते हैं वित्तीय आपातकाल, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत में जब भी किसी प्रकार का पैसे का संकट आए तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। उसमें देश के बहुत बड़े पदाधिकारियों की सैलरी कट हो जाएगी, हम सभी को यहाँ पे शायद ज्यादा टैक्स पे करना पड़े, हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी इसे कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो ये नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51 तक आपको देखने को मिलेंगे, और ये भाग नंबर 3 में मेंशन किए गए, भाग 4 में मेंशन किए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व हमारे राज्यों को बाध्यकारी नहीं बनाते हैं। हम जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति गरीब है, ठीक है, और उसको फ्री में वकील चाहिए, जो 39A में बताया गया है, तो फ्री में वकील सरकार करा भी सकती, नहीं भी करा सकती, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 40 को देखिए, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है कि विलेज पंचायत जो होती है, मतलब अभी आप देखो पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में लागू है, जहां पे ग्राम सभा और मतलब ग्रामीण विकास पे पूरा फोकस किया जाता है। तो नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से बारो किया है। ठीक है, तो डीपीएसपी 36 से 51 तक है। फिर है राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, यानी देखो जो देश का राष्ट्रपति होता है उसको चुनने के लिए लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, सभी राज्यों की विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और दिल्ली और पुदुचेरी की इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं। तो इसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। और राष्ट्रपति की जो चुनाव करने की प्रक्रिया है 55 में दी गई है, 55 आर्टिकल में दी गई है। ठीक है, फिर है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत करना, यानी जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, और वो हो सकते हैं लिटरेचर से, आर्ट से, सोशल सर्विस से, या साइंस से। ये 4 क्षेत्रों से यहाँ पे जो भी व्यक्ति यहाँ पर हमारे समाज में अच्छा काम कर रहा है, हम राज्यसभा में उनको यहाँ पे नॉमिनेट कर सकते हैं। तो टोटल वैसे देखिए 245 सीटें होती हैं हमारे राज्यसभा में। तो अभी हम बात करें तो 12 मेंबर इसमें से वो मेंबर हो जाएंगे जो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को समझता है कि ये देश समाज कल्याण के लिए काम कर रहा है, तो राज्यसभा में डायरेक्ट बिना इलेक्शन किए हुए वो यहां पे नॉमिनेट हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या बारो किया ये जानते हैं। तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल नंबर 368 में संविधान की संशोधन करने की प्रक्रिया है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखिए, हमारा जो संविधान बनाया गया है वो फ्लेक्सिबल भी है और कठोर भी है, वो रिजिड भी है और कठोर भी है, दोनों ही आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। ये कठोर भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो जो हमारा संविधान बनाया गया था तो उस समय की जरूरत के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन आज की जरूरतें अलग हैं, आज का समय अलग है, तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से संविधान में बदलाव भी कर सकते हैं और
किस प्रकार से कर सकते हैं, ये साउथ अफ्रीका से हमें पता चलता है। फिर है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो आपको पता है कि राज्यसभा में 230 ऐसे मेंबर हैं जिनको आप इलेक्ट कर सकते हैं, जिनको आप चुन सकते हैं, निर्वाचन होता है उनका। हालांकि ये भी इनडायरेक्टली ही होता है, यहां पे जनता डायरेक्ट उनको नहीं चुनती है, ठीक है। हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहां पे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से हम क्या क्या बारो कर सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से हम संवर्ती सूची यहां से मतलब बारो किए। संवर्ती सूची मतलब होता है कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि संविधान के 7 शेड्यूल में बताई गई है। तो आपको मैंने बताया था कि 4 प्रकार की लिस्ट है हमारे पास, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट और यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट मतलब वो सूची होती है जहां पे राज्य और केंद्र दोनों ही यहां पे नियम बना सकते हैं, उसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना क्या होता है, प्रियम्बल क्या होता है। तो हमारा संविधान जब आप खोलेंगे तो वहां पे सबसे पहला जो पन्ना होता है, जो सबसे पहला पेज होता है, फ्रंट पेज होता है, उसको प्रस्तावना कहते हैं। आप जब भी कोई किताब खोलते होंगे तो किताब का सबसे पहला वहां पे इंडेक्स रहता है और वहां पे किताब के बारे में बताया जाता है, किसने लिखा, क्यों लिखा, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, किस उद्देश्य से लिखा। तो प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से बारो करी है, जो वहां पे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो मैं प्रियम्बल आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, यानी पार्लियामेंट जो है ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है दोनों हाउसेस का, ठीक है। तो ये कब बुलाता है, ये आर्टिकल नंबर 108 में लिखा है। मान लीजिए कोई भी ऐसा बिल है और वो बिल जो है पास नहीं हुआ, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, उसे डेडलॉक कहते हैं। तो संसद यहां पे राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा और जो वहां पे स्पीकर होगा, जो यहां पे स्पीकर होगा, जो भी स्पीकर होगा हमारे लोकसभा का, वो यहां पे इसकी अध्यक्षता करेगा और इस बिल को पास कराने के लिए यहां पर बिल को रखेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों जापान की। तो जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जापान का जो संविधान है, वहां से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय मेथड या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आपको पता है कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होती है, जो हमने ब्रिटेन से ली है, हमें इंग्लैंड से, लंदन से हमने ली है, ब्रिटेन से ली है, ठीक है। तो वो हमने इंग्लैंड से बारो करी थी। जापान से हमने बारो किया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब जो लॉ बन चुका है तो उस लॉ को किस प्रकार से एक्सक्यूशन करना है, किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना है, वो यहां पे जापान से हमने लिया है, ठीक है। अब हम यहां पे आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से लिया गया है। 80% हिस्सा, 2/3 भाग हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। देखो, हमारे ऊपर 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया, रूल किया, तो कहीं ना कहीं हम उनकी प्रोसेस को बहुत अच्छे समझ रहे थे। भारत में बहुत सारे एक्ट लाए गए, भारत में टाइम टाइम पे बहुत सारे एक्ट लाए गए, उसमें बहुत बड़ा एक्ट था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट था जिसने देश के संविधान में बहुत बड़ा रोल निभाया है और हमने 80% चीजें वहां से कॉपी करी थी, ठीक है। तो जो एक आइवर जेनिंग्स हैं, जो एडवोकेट रह चुके हैं, इन्होंने कहा है वकीलों का सर। क्यों कहा है? क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से 1935 के एक्ट को लिखा हुआ है कि वो केवल आम इंसान उसको समझ नहीं सकता, उसको केवल वकील ही समझ सकता है, वकील ही इंटरप्रेट कर सकता है। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको पूरा हर एक चीज समझ में आया होगा। संविधान के स्रोत हमने आज पढ़ लिए हैं, बहुत ही डिटेल से पढ़े हैं। अगले लेक्चर में संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ेंगे, तो आप फॉलो करते रहिए। और दोस्तों, जैसे ही आपका यह हो जाता है तो आप इसका टेस्ट भी देना, ताकि आपको पता चले कि आपने कितना नंबर स्कोर किया है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच को जरूर ज्वाइन करिए,
जो भारत का सबसे बेस्ट क्वालिटी मोस्ट अफोर्डेबल बैच है। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूं और मैं 11 विषय आपको खुद पढ़ा रहा हूं। तो अभी मैंने यहाँ पर लगभग हम बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी हम यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं, बायोलॉजी हमारा आधा हो चुका है और इसके अलावा पॉलिटी भी हमने यहाँ पे शुरू कर दी है। तो ये पूरा आपका फाउंडेशन क्लियर होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से और आप ये 11 विषय पढ़ेंगे। एनसीईआरटी मिड-लेवल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी आप पढ़ेंगे, इंडियन फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपको वैलिडिटी मिल रही 3 साल की। और ये बैच केवल 599 रुपए में है। आधा रुपए में आपको एक वीडियो मिल रहा है, 1000 प्लस वीडियो इसमें बनेंगे और इसकी वैधता 3 साल की है। 3 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिल रहा है। आपको मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो, टॉपिक वाइज डिस्कशन, पीडीएफ नोट्स, केवल 599 रुपए में पूरा कंप्लीट। भारत के हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये आपका जीएस का फाउंडेशन बैच बनाया गया है। जीएस की टेंशन खत्म। और दोस्तों 8 से 9 महीने लगेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने में। 1000 प्लस वीडियोस आपके लिए यहां पर हमने तैयार किए हैं। 1 to 2 PM, 5 to 6 PM आपकी टाइमिंग होगी इस क्लास की। और आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अपना रिव्यू भी दीजिएगा कैसा लगा आपको। और यहां पर जाइएगा प्रीमियम कोर्सेस में, यहां पर क्लिक करिएगा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच, ठीक है। और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाने के बाद आप कूपन कोड यूज करिएगा अक्टूबर 400 और ये बैच आपको 599 में मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहीं पे प्रीमियम कोर्सेस में जब आप जाओगे तो यहीं पे इंग्लिश मीडियम का 2024 का 2025 का 12 महीने का पैकेज आपको मिल जाएगा, पूरा 1 साल का। तो आप यहां पे जाकर के उन सभी पीडीएफ को पढ़ भी सकते हैं। 12 महीने का मंथली करंट अफेयर, 1 ईयर का टॉपिक वाइज, 1 ईयर का आप यहाँ पे स्टैटिक और करंट अफेयर पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। डेली टेस्ट को लगाइए, फ्री टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, टेस्ट पास है, पेड कोर्सेस है। तो ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। 4000 प्लस टेस्ट 1 साल की वैलिडिटी के साथ टेस्ट पास में मिलेगा। एक हमारी स्टैटिक जीके की बुक है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से भी। और दोस्तों जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने की ई बुक 200 एमसीक्यू के साथ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल हमारा जिसमें यहाँ पे 40,000 प्लस मेंबर, आप इसे भी ज्वाइन करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस नंबर को कांटेक्ट करना अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है। दोस्तों सितंबर महीने की मंथली बुक को भी हमने यहाँ पे आपके लिए लॉन्च किया, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आप जाकर के पढ़िए, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। और 1000 स्टैटिक पीडीएफ, करंट अफेयर पीडीएफ, कंप्यूटर की स्पेशल टेस्ट सीरीज भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।